तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 लाख रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें गोल्ड ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया था। उसके बाद सभी लोगों का यही सवाल था कि भाई ये तो बता दिया कि ईटीएफ में डालना है, बट एनएससी पर इतने सारे ईटीएफ है, किस में डालूं? तो आज सिर्फ यही सवाल सॉल्व करते हैं। कोई नया बेसिक्स नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताते हैं कि आपको ईटीएफ कैसे चूज करना चाहिए। एक बात पहले समझा दूं कि सारे ईटीएफ्स का अंडरलाइंग सेम होता है, यानी डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस। तो लॉन्ग टर्म में असली फर्क गोल्ड के रिटर्न में नहीं, लेकिन हर एक ईटीएफ के कॉस्ट, ट्रैक करने की एफिशिएंसी और लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती पास्ट के रिटर्न्स को कंपेयर करना। आज कोई भी नया इन्वेस्टर अगर उसको ईटीएफ में पैसा डालना है तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा इंडियाज गोल्ड बेस्ट ईटीएफ करके, और गूगल उसे 1 ईयर या 5 ईयर सीएजीआर कंपेयर करके कुछ फंड्स के नाम बता के सबसे पहला शॉर्टलिस्ट कर देगा। तो जरा आप सोचिए, सारे गोल्ड ईटीएफ बेसिकली डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ही ट्रैक कर रहे हैं, तो वेरिएंस कैसे? तो इसी को बोलते हैं ट्रैकिंग डेफिशिएंसी, यानी हर एक ईटीएफ प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहा। सो पास्ट रिटर्न से सबसे बड़ी चीज ट्रैक करने के लिए यही है कि अगर कम रिटर्न्स डिलीवर हुआ है, मतलब कि ट्रैकिंग एफिशिएंसी में गैप था। अभी हम ट्रैकिंग एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए 5 स्टेप का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दे रहे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पर आते हैं। तो स्टेप 1 पे हम फिल्टर करेंगे एयूएम के बेसिस पे, यानी हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि हर एक फंड के पास कितना असेट है, कितने पैसे हैं, कि वो कितने बड़े इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं। इससे क्या बेहतर होता है कि लिक्विडिटी अच्छी होगी, आपको बाई सेल करने में आसानी होगी। सो मेरे हिसाब से इसमें आप 1000 करोड़ या उसके ऊपर का आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक फिल्टर लगा सकते हैं, ताकि आप ऑलमोस्ट एक फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि कभी कभी कोई छोटे ईटीएफ्स भी होते हैं, उसमें काफी अच्छा लिक्विडिटी आपको मिल जाता है। तो ये कोई हार्ड रूल नहीं है, लेकिन ये एक बेस रूल होता है ताकि आप एक स्टार्ट कर सको फिल्टर करने के लिए। स्टेप 2, ट्रैकिंग डिफरेंस चेक कीजिए, ट्रैफिक सिर्फ ट्रैकिंग एरर नहीं। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। ट्रैकिंग एरर फंड और बेंचमार्क के रिटर्न के डिफरेंस की वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर करते हैं। ट्रैकिंग डिफरेंस एक पीरियड के लिए एक्चुअल रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न के डिफरेंस को देखता है। तो ये गैप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ कम गैप वाले रिटर्न को ढूंढना काफी नहीं। जिस फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग डिफरेंस कंसिस्टेंटली बेंचमार्क के आसपास, उसे प्रेफरेंस दी जा सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सिर्फ 1 ईयर की ट्रैकिंग डिफरेंस को मत देखिए, मिनिमम 3 या 5 इयर्स का ट्रैकिंग डिफरेंस देखिए, ताकि फ्रेमवर्क में आप और अच्छा ईटीएफ चूज कर पाओ। तीसरा, लिक्विडिटी को आप खुद चेक कीजिए, यानी लिक्विडिटी सिर्फ एयूएम से नहीं, डेली एक्सचेंज पे ट्रेडिंग वॉल्यूम से भी पता चलता है। आप एनएससी की वेबसाइट या अपने ब्रोकर ऐप पर जाके उस ईटीएफ का डेली एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम देख सकते हैं। पर सिर्फ वॉल्यूम मत देखिए, जिस समय आप ऑर्डर डाल रहे हो उस समय आप बिड आस्क यानी बाई के लिए क्या प्राइस चल रहा है और सेल के लिए क्या प्राइस चल रहा है, इसका डिफरेंस देखिए। ये जितना ज्यादा कम होगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा कि जब भी आप सेल भी कर रहे होगे आपको उतना गैप कम देखने मिलेगा। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगा, कम लिक्विड ईटीएफ पे कभी भी आपको मार्केट ऑर्डर नहीं डालना चाहिए। आप लिमिट ऑर्डर डालिए, यानी आप एक पर्टिकुलर प्राइस डालोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। स्टेप 4, मार्केट प्राइस को एनएवी से कंपेयर कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट अक्सर मिस होने वाला पॉइंट है। तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के उलट ईटीएफ ट्रेडिंग आवर्स में फुल टाइम एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो इसका मार्केट प्राइस कभी कभी एनएवी से ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो आप इसे प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं। तो अगर आपका ब्रोकर या एक्सचेंज पर आईएनएवी यानी इंडिकेटिव एनएवी अवेलेबल हो तो ऑर्डर लगाने से पहले उसके साथ प्राइस को जरूर कंपेयर कर ले। तो एक ईटीएफ की ट्रैकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको काफी प्रीमियम पे खरीद रहे हो, यानी कि मार्केट प्राइस एनएवी से बहुत ज्यादा है, तो आप ऑलरेडी आपकी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ा रहे हो। इसके लिए लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड का टाइटनिंग जनरली ईटीएफ के एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। यानी
जितना ज्यादा लिक्विड होगा, जितना ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे, बिड आस्क का स्प्रेड कम होगा, उतना ही मार्केट प्राइस एनएवी के आसपास रहेगा। यानी ज्यादा अगर ऊपर रहेगा तो मार्केट डिमांड सप्लाई उसको वापस इक्विलिब्रियम पे लेके आएगी, नीचे रहेगा तो फिर भी वापस वो एनएवी के आसपास आ जाएगा। सो यही एक बड़ी वजह है कि आपको लिक्विडिटी और बिड आस्क स्प्रेड को भी देखना चाहिए। स्टेप 5, एक्सपेंस रेशियो को देखिए। एक्सपेंस रेशियो एक ऑनगोइंग कॉस्ट है जो सीधे एनएवी को इंपैक्ट करता है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत कीजिए। लिक्विडिटी और एफिशिएंसी और बाकी सब के साथ भी इसे भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो मत देखिए। किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा लेकिन ट्रैकिंग डिफरेंस ज्यादा होगा तो इवेंचुअली आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा। इसके लिए आपको दोनों को साथ में देखना चाहिए। और एक प्रैक्टिकल टिप, आपको बहुत जगह पे एक्सपेंस रेशियो TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो के नाम से भी दिख सकता है। सो कुल मिलाकर अगर दो ETFs का लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड और बाकी सब पैरामीटर्स अगर काफी कंपेरेबल है, काफी सेम है, तो आप एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे ETF को चूज कर सकते हैं। इंडियन गोल्ड ETF मार्केट में आमतौर पर कुछ बड़े नाम दिखते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया गोल्ड बीज, SBI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF और कोटक गोल्ड ETF। इनका AUM बाकी छोटे फंड से काफी ज्यादा है। तो मैं आपको किसी एक फंड का नाम ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि अगर आज मुझे गोल्ड ETF में पैसा डालना हो तो मैं आपको एक पिक्चर दिखेगा, इसमें कैसे कंपैरिजन किया हुआ है वैसे कंपेयर करता और फिर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेता। इस इमेज में आपको दिखेगा कि ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल है। तो आपके जो 5 पैरामीटर्स है, ऐसा नहीं होगा कि हर को एक ही फंड होगा जो इन टॉप में सबसे आगे होगा। आपको हर एक फंड को अलग पैरामीटर में अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो आपको एक राइट डिसीजन लेना है सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करके कि आपको कौन सा ETF चूज करना है। तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस बेसिस के हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है। अगर जब भी आप इन्वेस्ट करो उस समय आप आपके हिसाब से ऐसा एक चार्ट बना सकते हो या एक डेटा पॉइंट्स बना सकते हो और फिर आपके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अभी कई लोगों को एक और कंफ्यूजन होता है, ETF वर्सेस गोल्ड ETF FOF यानी फंड ऑफ फंड। तो ये एक म्यूचुअल फंड होता है जो आपके जैसे ही आपके पैसे उसी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। तो ये इसके लिए प्रैक्टिकल है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप म्यूचुअल फंड्स की तरह सिर्फ SIP करना चाहते हो तो आप गोल्ड FOF में डाल सकते हो, जो कि आपका पैसा लेके इन्हीं ETF में इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूं, यहाँ पे आपको कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि FOF के केस में कॉस्ट 2 लेयर में होगी। एक पहला जो FOF की कॉस्ट हो और दूसरा जो ETF की कॉस्ट हो। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम कॉस्ट लग सकती है, लेकिन आप जब FOF के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपको ड्यूअल लेयर में कॉस्ट लग सकती है, यानी आपको FOF का भी कॉस्ट बेयर करना होगा, एक्सपेंस रेशियो, और ETF का भी। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप एफिशिएंटली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली ETF में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें ब्रोकरेज, बिड आस्क स्प्रेड और लिक्विडिटी और बाकी सब कॉस्ट को भी आपको फैक्टर इन करना होगा। और अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो FOF में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। और एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप टैक्सेशन रूल्स जरूर देखिए कि ETF पे कैसे टैक्स लगेगा, FOF पे कैसे टैक्स लगेगा, बिकॉज ये आपके रिटर्न्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने से पहले टैक्स इंप्लीकेशंस भी जरूर देखें। तो अगली बार अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड ETFs में, तो लंबी लिस्ट देख के डरिए मत। हमारे 5 फ्रेमवर्क को जो हमने अभी पढ़ा है उनको अप्लाई कीजिए, उनके हिसाब से डेटा पॉइंट्स बनाइए, अपने हिसाब से फिगर आउट कीजिए। तो ये 5 पॉइंट आपको कोई एक सही फंड की तरफ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से आपको बेस्ट फंड बताएंगे। तब आपकी बारी। कमेंट में बताइए कि आप किस ETF में इन्वेस्ट करते हैं और आपने किस वजह से उसे चुना था।